Good evening. So, from where we have left the topic on the analogous organs, and now you can see the screen. I am explaining about the convergent evolution, as the homologous organs are the examples of divergent evolution. So, the analogous organs, like wings of insects and wings of birds, which perform same function but they are structurally different. Eyes of octopus is from retina of the skin, and human eye is from the ectodermal embryonic brain. Flipper of penguins and dolphins. Sweet potato, modified root, and potato, modified stem. Trachea of insects from the ectoderm, lungs of vertebrate from the endoderm. So their origin are different, their work is same. That trachea in the insect is used for uh, respiration, and the lungs of vertebrates is also used for respiration, exchange of gases. They are respiratory organs which are having large number of alveoli जिनसे कि respiration होता है, पर इन दोनों organs के origin क्या है, अलग है, और इनका function same है. तो इस तरह के organs को analogous organs कहते हैं. और ये convergent evolution को समझाते हैं कि किस तरह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आपको सेम हैबिटेट में एक जैसे अडेप्ट करके बनते हैं. तो यहाँ पर रिवर्स है. यहाँ पर ओरिजिन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहती है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच unrelated species become more similar in order to survive and adapt in similar environmental condition. एक ही जैसे environmental conditions में जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेन जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन द सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन. एक इन्वायरमेंट कंडीशन में रहने के लिए अलग अलग ओरिजिन वाले ऑर्गेनिजम्स सेम तरह के फीचर्स डेवलप कर लेते हैं. तो इस जब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म आए, जैसे कि एक यहाँ पर स्वीट पोटैटो है, ये रूट है, मॉडिफाइड रूट. पोटैटो है, ये स्टेम है. तो ये अलग अलग पार्ट से आए और इन दोनों ने एक ही काम किया. तो कन्वर्जन लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस. तो अगर ये अलग अलग पोर्शन से आए तो ये क्या कर देता है, इनको क्या कर देता है, यहाँ पर ये कर देता है कि इस अगर अलग अलग एक रूट आ रही है और एक स्टेम आ रही है तो व्हाट विल हैपन, दे विल कन्वर्ज. ये कन्वर्ज हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ज. नाउ कमिंग टू द अडेप्टिव रेडिएशन. अडेप्टिव रेडिएशन क्या करता है? Adaptive radiation, evolution by adaptation, is the evolutionary process that produces new species from single rapidly diversifying lineages. तो ये नई नई स्पीशीज बनाने का एक तरीका है अडेप्टिव रेडिएशन. ये एवोल्यूशन कराता है नई स्पीशीज का फ्रॉम सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लिनिएज. एक रैपिडली मल्टीप्लाई करने वाला ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, रैपिडली डाइवर्सिफाई हो रहे हैं. तो इसका एग्जांपल अडेप्टिव रेडिएशन देता है. दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन. ये प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है. एक एग्जांपल इसका अडेप्टिव रेडिएशन का डार्विन फिंचेस बहुत फेमस है कि गैलापागोस आइलैंड, ये एक वो आइलैंड है जिसपे चार्ल्स डार्विन एचएमएस बीगल नाम के शिप से गए थे. और ये वॉल्केनिक आइलैंड है, तो ये बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं. बीच में इन आइलैंड्स के ज्योग्राफिकल बैरियर जो कि ओशन का वाटर है वो है. और ज्यादातर इन आइलैंड्स पे, एक ही आइलैंड पे भी बहुत तरह की वैरायटी मिलती है, एनवायरमेंटल नेचुरल वेरिएशंस मिलते हैं. और इन आइलैंड्स पे जो बर्ड्स हैं उनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट
हैबिटेट्स के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के लिए वो इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने अपनी बीक साइज को इवॉल्व किया है टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो एक ही बर्ड के स्पीशीज से, सिंगल स्पीशीज से वो इवॉल्व हुए और डिफरेंट तरह के आइलैंड्स में अपना खाना खाने के लिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो इसको अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल बोलते हैं। अडेप्टेड टू ऑक्यूपाई द, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वहीं इन बर्ड्स ने डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स को अवॉइड किया है और इसके अंदर ब्रेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक इन्होंने बनाई है फीडिंग हैबिट्स को कंटिन्यू करने के लिए। इंसेक्टिवोरस ब्लड सकिंग एंड अदर स्पीशीज ऑफ फिंचेस with varied dietary habitats have evolved from a single seed eating finch ancestor। पहले वो जो ancestor था वो seed eating finch था और बाद में उन्होंने अपने कुछ कैक्टस खाना शुरू कर दिया, कुछ इन्होंने इंसेक्ट्स खाना शुरू कर दिया। इस तरह से वो फिर ओमनिवोर टाइप का बर्ड बन गया। तो उसके लिए उसकी बीक में अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हम इसका डायग्राम गूगल इमेजेस से भी देख सकते हैं कि डार्विन फिंचेस किस तरह से अपने आप को अडेप्टिव रेडिएशन के थ्रू उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। लेट अस सी द इमेज ऑफ द डार्विन फिंचेस। यूट्यूब चला रहा है, कुछ दिखा दो। मैं पढ़ाई का वीडियो बना रही हूँ, उधर चली जाओ। 5:23 हो गया, बता। सो डार्विन फिंचेस का अब आप देखेंगे बर्ड्स का एग्जाम्पल। इस तरह से इन्होंने अपनी बीक को चेंज किया और अडेप्ट किया गैलापागोस आइलैंड पे और अलग अलग तरह की बर्ड्स में ये चेंज हुई। इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन in the Galapagos Island. You can see warbler finch, woodpecker finch, insect eaters. So these are the diagram: small ground finch, medium ground finch, large ground finch. And the more it is vegetarian, its the beak is very broad and wide. The more it is insectivorous, then it becomes the very pointed and very pointed finch. Okay, so this is the evolution of the finches. You can see crushing beaks are there in the ground finches, probing beaks are there in the warbler finches, and grasping beaks are there, parrot beaks are there in the tree finches. So this was the birds which have evolved. Some are fruit eaters, some are insect eaters, some are seed eaters, some are cactus eaters. सो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कॉमन एंसेस्टर से ये बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं और इनकी बीक्स में चेंजेस आए हैं और ये इवोल्यूशन का एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का फूड इन्हें खाना है। सो आई होप इट इज क्लियर।
Now, a Darwin finch is found in Galapagos Island. Large variety of finches is present in Galapagos Island that arouse from a single species which reached this island accidentally. As a result, many species have evolved and diverged. I'm reading here and adapted to occupy a new habitat. These finches have developed either eating herbs and eating habit की वजह से develop हुई है ये finches and beaks to suit their food habits. Food habits को suit करने के लिए इनके beaks बने हैं. Now, reasons. The placental mammals का भी एक adaptive radiation का example placental mammals का भी insectivorous blood sucking and other species finches are also there, that means carnivorous finches की बात हो रही है. उसके बाद adaptive radiations और adaptive radiation आप ऑस्ट्रेलियन मार्supials में भी देख सकते हो. Australian marsupial, number of marsupial each different from each other, evolved from ancestral stock, but all within the Australian island continent. सब ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मार्सुपियल मैमल्स डेवलप हुए और ये फ्लरिश भी हुए क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर थे प्लासेंटल मैमल्स वो दूसरे कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हो गए थे. तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको फ्लरिश होने के लिए अच्छा मिल गया, बिना कंपटीशन का एरिया मिल गया और ये फ्लरिश हो गए. मार्सुपियल रेडी banded anteater, tiger cat, Tasmanian wolf, sugar glider, marsupial mole, koala, bandicoot, wombat, kangaroo. तो ये सब क्या है, इस तरह के प्लासेंटल मैमल्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा. So placental mammal in Australia also exhibit adaptive radiation involving two varieties of such placental mammal, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. Example, placental wolf and Tasmanian marsupials. तो इस तरह के मैमल्स मिलते हैं जो कि प्लासेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में ये भी एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं, इवॉल्विंग इनटू टू वेराइटीज ऑफ सच प्लासेंटल मैमल्स each of which appears to be similar और एक दूसरे से similar भी हैं. और एग्जाम्पल प्लासेंटल वुल्फ एंड तस्मेनियन वुल्फ मार्सुपियल दोनों एक जैसे लगते हैं. The more than one adaptive radiation appears in an isolated geographical area, जब एक से ज्यादा adaptive radiations different unrelated geographical areas में मिलती हैं तो ये convergent evolution भी, ये भी convergent evolution शो करता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है जो हम एविडेंसेस पढ़ रहे हैं उसमें डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन भी एक एविडेंस ही है. एंड उसके बाद हम बायोकेमिकल, ये फोर्थ एविडेंस पढ़ रहे हैं, बायोकेमिकल एविडेंस दैट मींस सिमिलरिटी इन प्रोटीन जीन्स परफॉर्मिंग गिविंग फंक्शंस among diverse organism give clues to common ancestry. मतलब जितना सिमिलर किसी का डीएनए और प्रोटीन्स होंगे उतने वो कॉमन एंसेस्टर से बने हैं. सो बायोकेमिकल एविडेंस में प्रोटीन्स और डीएनए जितने ज्यादा होंगे सिमिलर किसी दो ऑर्गेनिज्म के, यानी दो ऑर्गेनिज्म में अगर सेम जीन उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस सेम है और वो सेम ही फंक्शन कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो सेम कॉमन एंसेस्टर से ही वो ऑर्गेनिज्म आए हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फिफ्थ एविडेंस होते हैं. इनको हम देखेंगे इसके अंदर
एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की वक्त जब वो बेबी एम्ब्रियोज होते हैं, कोई भी एनिमल हो जो कि क्लोजली रिलेटेड होगा, तो उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसी को एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, तभी उनकी एम्ब्रियो में स्टेजेस में सिमिलैरिटी आती है। जैसे कि सारे वर्टिब्रेट्स होंगे तो उनके पोस्ट एनल टेल होती है, पेयर्ड फेरेंजियल पाउचेस होते हैं, गिल स्लिट्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म दैट शो सिमिलैरिटी इन देयर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हैव कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये भी कॉमन एंसेस्टर्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब कुछ ऐसे एविडेंसेस जो ये बताते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन हुई है। तो इसमें हमें एक सबसे सिंपल बनता है कि नेचुरल सिलेक्शन का पहले मीनिंग क्या होता है, यानी जैसा इन्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है। उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं नेचर में, अगर वो फेवर किए जाते हैं, उनको एडवांटेज मिलता है ऑर्गेनिजम्स को उन फीचर्स की वजह से, तो वो ऑटोमेटिकली नेचर उसे सिलेक्ट कर लेती है और उसकी रिप्रोडक्शन ज्यादा होती है और उसकी प्रजाति ज्यादा फैलती है। तो इस तरह से उसकी एवोल्यूशन हो जाती है। give more chances, nature give more, it's automatically saved by the nature. It's more increasing and reproducing. And industrial manualism in England is the example of that, कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मॉथ का कलर था वो लाइट होता था, क्योंकि वहाँ क्लीनर एनवायरनमेंट था। और जो बिस्टन बेटुलेरिया नाम का मॉथ था, व्हाइट विंग्ड मॉथ, वो ज्यादा मिलता था क्योंकि वो ट्रीज पे और आराम से कैमोफ्लेज कर लेता था, अपने बैकग्राउंड से मैच कर लेता था। ट्रीज तब साफ हुआ करते थे, लाइकेन से घिरे हुए होते थे। पर जब डार्क विंग मॉथ आ गया और मेलानाइज्ड मॉथ उस समय पे कम हुआ करता था, विस्टर्न कार्बोनेरिया, तो ये कम क्यों होता था, क्योंकि ये जब भी पेड़ों पे बैठता था तो इसको कोई ना कोई चिड़िया खा लेती थी, बिकॉज ये बैकग्राउंड से कैमोफ्लेज नहीं कर पाता था। तो रीजन क्या था, देयर वर मोर व्हाइट कलर्ड लाइकेंस that covers the tree, hence white-winged moths were able to camouflage themselves and survive, but the dark-colored moths were picked out by the predators. predators dark color moth को खाए जा रहे थे, और white color moth क्या कर रहा था, अपने आप को बचा पा रहा था, क्योंकि वो बैकग्राउंड से मैच हो जाता था, दिखता ही नहीं था बर्ड्स को, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता था। पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, जब मशीन्स का युग आ गया, मशीन्स ने बहुत सारा धुआं कर दिया, सब जगह बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, तो जो जो पेड़ों के जो स्टेम थे, बार्क थे ट्रीज के, वो भी डार्क हो गए, पूरा बिल्डिंग्स वगैरह भी डार्क होने लगे, पूरा उनका स्मोक चढ़ जाता था। तो ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट अंडर दिस कंडीशन व्हाइट विंग मॉथ सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि अब वो जहां पे भी बैठता था वो बैकग्राउंड से मैच नहीं हो पाता था, और प्रेडेटर उसको ज्यादा खाने लग गए, और डार्क विंग मॉथ वाला बच गया, बिकॉज डार्क विंग मॉथ अपने बैकग्राउंड में छुप पा रहा था। तो दिस इज द एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ अगर इसको हम अपना ह्यूमन एक्शन के ओरिएंटेड एवोल्यूशन से रिलेट करें, तो ह्यूमन भी अगर ज्यादा यूज करेंगे हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, एंटीबायोटिक्स का, ड्रग्स का, तो उनके अंदर रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप होंगी, क्योंकि हर बार जब भी वो दवाई छिड़केंगे तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे जो दवाई से सेंसिटिव हैं, और वो ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे जो दवाई जिनके ऊपर असर नहीं करती, और फिर वही ऑर्गेनिज्म जिन पे दवाई असर नहीं करती वो अपनी तरह के ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, और अब हम कितनी भी दवाई मार लें तो वो इंसेक्ट्स खत्म नहीं होंगे। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब मैन के द्वारा किया गया, ह्यूमन एक्शन द्वारा किया गया एवोल्यूशन है, जहां पर हम जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक यूज करते हैं, वो हमेशा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने में हेल्प करती है। अब कुछ थ्योरीज हैं जो कि एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं, जिसमें कुछ 4 थ्योरीज बहुत फेमस हैं, लैमार्किज्म, नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन, एंड म्यूटेशन थ्योरी बाय द ह्यूगो डिवेरिस। तो इनको हमें पढ़ना है, ये क्या कहते हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्किज्म की थ्योरी तो ये कहती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करता है, वो ऑर्गन उसका मोर डेवलप हो जाता है, इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर वो ज्यादा बेटर सूट कर लेता है अपने आप को, और वो ही आगे नए एवोल्यूशन का रीजन बनता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का ये बात कहता है लैमार्क, बट ऐसा ट्रू नहीं है। पर उसने ऐसा सोचा क्योंकि उसने देखा कि जिराफ जो पहले छोटे हुआ करते थे, धीरे धीरे वो जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई है,
तो उसने ये बोला कि जिराफ अगर बड़े लंबे लंबे पेड़ों से पत्ते खाते थे तो वो अपनी गर्दनों को स्ट्रेच करते थे बड़े पेड़ों से पत्ते खाने के लिए। तो इस कारण उन्होंने अपनी गर्दन का ज्यादा यूज किया, तो इस वजह से उनकी गर्दन खींच के लंबी हो गई है। पर ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इसको भी डिस्प्रूव भी किया अगस्त वाइजमैन ने। तो Lamarckism theory of inheritance acquired character, it was proposed by Lamarck. Principles of Lamarckian theory were based on internal urge of the organism, environmental change and new needs, use and disuse of organ, inheritance of acquired character। वो ये बोलता था अगर लाइफ टाइम में किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज किया है और वो अपने इन्वायरमेंटल चेंज और न्यू नीड्स के लिए उसे यूज कर रहा है, तो वो अपने उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर को जो उसने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है उसे आगे की जनरेशन में भी पास करेगा। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कैरेक्टर पास होते हैं, जो कैरेक्टर्स जर्म प्लाज्म में यानी स्पर्म और एग में जाते हैं, जो डीएनए में जाते हैं, वही कैरेक्टर आगे पास ऑन होते हैं। Lamarckism hold the view that evolution taking place by the cumulative effect of environment and on the organism relation to the heredity over a long period of time. Long neck of giraffe is due to continuous elongation of their neck for forage of the leaves from the tall trees। ये कह रहा था ये कि जिराफ ने क्योंकि लंबे पेड़ों से ऊंचे पेड़ों से उसने पत्ते खाए, अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, इस वजह से उसकी गर्दन बड़ी है। डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक, स्नेक में लिम्स खत्म हो गए हैं, रेप्टाइल्स बन गए हैं वो, इस तरह से उसकी थ्योरी थी। देन अगस्त वाइजमैन ने इसे डिस्प्रूव करा। कैसे? अगस्त वाइजमैन नाम के इंसान ने चूहे लिए और चूहों की वो पूंछ काटता रहा, और लाइफ में वो जो भी माउस होता था उसका पूंछ काट देता था, और जब वो उसके बच्चे होते थे उस माउस के, तो वो फिर भी टेल के साथ ही पैदा होते थे, जबकि उसके पेरेंट्स में तो पूंछ नहीं थी। तो फिर वो किस तरीके से उसने अपनी पूंछ का ट्रेट पास करना, नहीं कर सकता था वो कटी हुई पूंछ का ट्रेट पास, क्योंकि डीएनए में जो होता है माउस में टेल का कैरेक्टर इनबिल्ट है। उसके डीएनए में ऑलरेडी टेल का कैरेक्टर उसके जर्म सेल्स में यानी स्पर्म और एग में टेल का कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट है, तो उसकी टेल बनेगी, कि चाहे उसकी लाइफ टाइम में टेल काट भी दें तब भी। Darwinism theory of natural selection, it was proposed by Charles Darwin. It is based on two key concepts, that is branching descent and natural selection। तो डार्विनिज्म दो की कॉन्सेप्ट से बना है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक ब्रांचिंग डिसेंट और एक नेचुरल सिलेक्शन से। ये थ्योरी स्टेट करती है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकर हुई है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन एंड accumulation of heritable variation that provides structural and functional superiority to some individuals over the other एज एंड रिप्रोडक्शन। तो मतलब एवोल्यूशन होती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, अक्यूमुलेशन ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन के थ्रू, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सुपीरियरिटी इंडिविजुअल में, जिन इंडिविजुअल में अडेप्टेशन होती है वही ज्यादा सर्वाइव करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर इस थ्योरी के इस तरह से हैं: ओवर प्रोडक्शन, एवरी प्लांट और एनिमल में ज्यादा टेंडेंसी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलने की, ये मेलेथियन कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, हर कोई के अंदर क्या है, फर्टिलिटी है। देन नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि लिमिटेड फूड और स्पेस होता है, देयर इज लिमिटेशंस, फूड और स्पेस की लिमिटेशन आ जाती है फिर जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। population of species cannot increase beyond certain limit, struggle for existence, the immense population reproduction ensures a competition होता है ऑफस्प्रिंग में क्योंकि ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं, एंड शेल्टर, क्लोथिंग, लाइट, सब चीजों के लिए कंपटीशन उनके अंदर होता है। then there are most important aspects of evolution, then variations, the differences of offspring, जो भी रिप्रोडक्शन हुआ सेक्सुअली हुआ, तो जाहिर सी बात है उन जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें वेरिएशंस आएंगे, एंड कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, और ऐसे वेरिएशंस दो तरीके के हो सकते हैं, जो इनहेरिटेबल हो और जो नॉन इनहेरिटेबल हो। वेरिएशन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। नाउ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, द ऑर्गेनिज्म विद द यूजफुल वेरिएशन, जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर यूजफुल वेरिएशन रखेंगे वो उनके पास एक एडवांटेज रहेगा, अपर हैंड रहेगा, कि वो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में
ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। दे विन द स्ट्रगल एंड सर्वाइव एंड प्रोपोगेट वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वो अपने वेरिएशन को अब आगे वाले प्रोजेनीज में दे देंगे। अदर विद हार्मफुल वेरिएशन पेरिश, जिनमें वेरिएशन अनफेवरेबल होंगे वो खत्म हो जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचर सिलेक्ट द फिटेस्ट वन टू सर्वाइव। नेचर हमेशा फिटेस्ट इंडिविजुअल को सर्वाइव करवाता है, और जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडेप्ट करते हैं गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पर फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सरवाइव करवाते हैं इन दिस वे। स्पीशीज एडवांटेजेस कैरेक्टर्स आर इंक्रीजिंग द accumulation of generation after generation, and disadvantages character gradually disappear. Example of such selection is antibiotic resistance in bacteria. When bacterial population is grown in the agar plate containing antibiotic penicillin, the colonies that were sensitive to penicillin died, whereas one of the few bacterial colony that was resistant to penicillin survived. तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करे, तो बैक्टीरिया उस प्लेट पे जिसमें एंटीबायोटिक हमने डाल दिया उसके खाने में, तो वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो कि एंटीबायोटिक सेंस रेजिस्टेंट है। जैसे ये प्लेट है, इस अगार प्लेट में यहाँ पर मीडिया डाला है और इस पे हमने एक कल्चर लगा दिया बैक्टीरियाज का, और इसमें कॉलोनीज बनने लग गई, मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज बनने लगे। तो सिर्फ वो बैक्टीरियाज की कॉलोनीज बनेंगी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, जो ग्रो कर सकती हैं एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में, और वो बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जो एंटीबायोटिक से मरते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही एंटीबायोटिक की वजह से। तो इस तरीके से नेचर में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वही इंडिविजुअल अपनी आप को ग्रो करा पाता है, जो कि एडेप्टेशन हो, जिसमें कुछ स्पेशल फीचर हो, तो रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज दिस बैक्टीरिया हैज अंडरगोन चांस म्यूटेशन, क्योंकि रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया में एक चांस म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ये पेनिसिलिन नाम के ड्रग से क्या हो रहे हैं, चांस म्यूटेशन की वजह से ही ये पेनिसिलिन ड्रग से क्या हो चुके हैं, बस रेजिस्टेंट हो गए हैं, और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्विकली, नॉन रेजिस्टेंट सेंसिटिव बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं, तो देयरफॉर रेजिस्टेंट वालों का नंबर बढ़ रहा है। हेंस द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ओवर द हेल्प इन द विनिंग द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जीत गए। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, इंडिविजुअल विद द यूजफुल वेरिएशन reproduces and transfer the variation to the next generation। जो इंडिविजुअल यूजफुल वेरिएशन के साथ होता है वो अपने आप को बढ़ाता है और अपना कैरेक्टर अपने प्रोजेनीज में डीएनए के थ्रू भेज देता है नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि ये कह रहा है कि जिस इंडिविजुअल में एडवांटेज वाली अडेप्टेशन होगी वो उसके प्रोजेनीज में भी जाएगी, इस तरह से इनहेरिटेंस हो जाएगा यूजफुल वेरिएशन का नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन रिपीट्स द प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, देयरफॉर कंटीन्यूअस सिलेक्शन होता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, accumulation of variation produce a completely new species। तो बहुत हद तक वेरिएशन हो जाएंगे, इतने हद तक हो जाएंगे कि नई स्पीशीज बन जाएगी, तो इस तरह से एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रिटिसिज्म क्या था डार्विन का, डार्विन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। डार्विन ने दोनों तरह के वेरिएशन को अलग अलग नहीं बताया था कि कौन से सोमैटिक है इन्हें बॉडी सेल्स में होने वाले, और कौन से वेरिएशन क्या है जर्मिनल है, उसने ये नहीं बताया था। एंड डार्विन एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बट नॉट अराइवल ऑफ फिटेस्ट। ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बता दिया बट उसका मैकेनिज्म नहीं बताया कि ये अराइवल ऑफ फिटेस्ट आया कैसे। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ऑपरेट होता है स्मॉल वेरिएशंस में, मोस्ट ऑफ विच आर नो हेरिटेबल। मतलब ऐसे नेचुरल सिलेक्शन उन वेरिएशंस में ऑपरेट होता है जो हेरिटेबल नहीं होते। तो यहाँ पर हमें क्रिटिसिज्म पता चल गए, और ओवर स्पेशलाइजेशन ऑर्गन का कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय नेचुरल पे। तो जो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बन गए हैं, जैसे हार्ट है, वो फिशिस से हमारा हार्ट क्या हो गया है, मोर कॉम्प्लेक्स है, हमारा 4 चैम्बर है, फिशिस का 2 चैम्बर्ड है, और एम्फीबियन का 3। जैसे ब्रेन है, फिशिस का सिंपल ब्रेन है, एम्फीबियंस का थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और हम लोगों का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। तो इस तरीके से ओवर स्पेशलाइजेशन ऑर्गन्स की क्या होती है नेचुरल सिलेक्शन से, उसने मोर कॉम्प्लेक्स चीजों को क्यों सिलेक्ट किया है ये प्रूफ नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन रिसेंटली द थ्योरी हैज बीन मॉडिफाइड एंड नोन एज नियो डार्विनिज्म। तो इसके लिए नियो डार्विनिज्म दे दी गई है जो इसको मॉडिफाई करती है इस थ्योरी को। और नियो डार्विनिज्म में क्या आता है
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी इसे बोला जाता है एवोल्यूशन के लिए। और इसको बोला जाता है इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट आइडियाज ऑन एवोल्यूशन। इट इज बेस्ड ऑन म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन प्लस आइसोलेशन। तो इसमें तीनों चीजें आती हैं, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। न्यू डार्विनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म, इसमें म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी से लिया जाता है। और वो थ्योरी ऑफ सॉल्टेशन भी कहलाती है। सॉल्टेशन मीन्स होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, लार्ज वेरिएशंस। और इसका एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्रिमरोज पे है। एंड दिस इज म्यूटेशन थ्योरी। तो वेरिएशन का जो ओरिजिन चार्ल्स डार्विन नहीं बता पाया, वो ह्यूगो डिवरीज ने बताया कि म्यूटेशन ही वेरिएशन के कॉज हैं। और अब इस म्यूटेशन के पॉइंट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस the theory of Hugo de Vries, and then variations, and then we will discuss Hardy-Weinberg equilibrium. So these are few important and types of natural selection, factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium, and then a brief account of evolution is there, and then the last topic, which is the various eras and their various periods in the eras, and in which era which of the organism has evolved and what is the significance. So this chart is very important. This you will be writing in your notebook. And then organic evolution of man, and then the human evolution is also there, which you will be studying. So we will resume the in the next session. So I hope you have understood the things. Please comment if you have any query regarding this video, and keep learning. Happy learning. Thank you.